आओ कहानी सुने। आज की कहानी है गुरमुख सिंह मुसाफिर जी की खस्मा खाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ध जागृत अवस्था में द्रौपदी ने कहा, नहीं। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया, खस्मा खाने। हॉर्न की कर्कश आवाज़ से उसके कान जो फटने को आए थे। आज तक हॉर्न की जितनी भी आवाज़ें उसके कानों में पड़ी थी, यह सबसे अधिक कर्कश थी। गणेशा टैक्सी वाला नहीं, चानन शाह आए होंगे। अपने पति भक्तराम के मुंह से चानन शाह का नाम सुनकर द्रौपदी कुछ शर्मा सी गई। हाय, कहीं शाह जी ने सुन ही ना लिया हो। 3-4 रोज पहले मुंह अंधेरे गणेशी की टैक्सी का हॉर्न सुनकर द्रौपदी के मुंह से निकला था, खस्मा खानों को लगता है रात में नींद ही नहीं पड़ती। उस वक्त जब भक्तराम ने समझाया था कि इस टैक्सी वाले गरीब का चालान हो गया है, बेचारा शरणार्थी है, सिफारिश के लिए कह रहा है, तब द्रौपदी ने भी ऊंचे स्वर में कहा था, खाए खसमानो। गणेशा ने यह बात सुन ली थी, पर गर्जमंद था, क्या कहता। आज चानन शाह का लिहाज भक्तराम को द्रौपदी की झिझक से बचा गया था। कार दरवाजे के आगे खड़ी कर चानन शाह सीधा भक्तराम के शयन कक्ष में ही आ घुसा। द्रौपदी ने स्वागत में आओ जी कहकर कुर्सी आगे कर दी। चुटकी बजाते हुए खड़े खड़े चानन शाह ने पूछा, लाला जी तैयार हो? जी हाँ, बस दवा की शीशी ले लूं, लौटते हुए शायद देर हो जाए। और भक्तराम की बात बीच में ही काटकर चानन शाह ने कहा, नहीं जी, अभी लौटते हैं, नई कार है। 2.5 घंटे में अम्बाला, घंटा भर वहाँ और 2.5 घंटे में ही वापस दिल्ली। कुल 6 घंटों की तो बात है। अब 6 बजे हैं। अगर हम 10-15 मिनट में चल पड़े तो दोपहर 12:15 बजे तक लौट आएंगे। नहीं शाह जी, शरणार्थी कैंप में मेरे 2-2.25 घंटे कम से कम ज़रूर लग जाएंगे। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक सही, शाम होने से पहले लौट ही आएंगे। उठो, अब जल्दी करो, जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी लौटेंगे। द्रौपदी बोली, अगर देर हो जाने का डर हो या रात में वहीं रुकना पड़ सकता हो तो कोई भारी कपड़ा या बिस्तर साथ। चानन शाह ने द्रौपदी को भी अपनी बात पूरी न करने दी और भक्तराम को उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर से उठा लिया। चलो, किसी चीज़ को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो लौट आना है। अगर सर्दी महसूस कर रहे हो तो कार में कंबल रखा है, लपेट लो। 3 बजे तक तुम्हें हर हालत में घर पहुंचा देंगे। बड़ी तसल्ली के साथ नई कार के नरम गद्दों पर आराम से पीठ टिकाकर बैठते हुए भक्तराम ने पत्नी से कहा, कोई भी आए 3 बजे का समय दे देना। चानन शाह ने भक्तराम के घुटनों पर कंबल फेंकते हुए कहा, बस तुमने डिप्टी कमिश्नर को शक्ल भर दिखानी है और हमारा काम हो जाएगा। फिर तुम जहाँ चाहो चले जाना, बड़ी खुशी से। पेट्रोल बहुत है। लाला भक्तराम शरणार्थी नेता थे। सवेर से शाम तक इनके पास ज़रूरतमंद आते रहते थे। ये सबकी बातें सहानुभूति से सुनते और उनका काम करवाने का प्रयत्न करते। द्रौपदी का स्वभाव वैसे तो बड़ा मीठा और दिल बड़ा हमदर्द था, पर तड़के जागने से पहले और रात को सोने के बाद अगर कोई उनका द्वार खटखटाता तो उन्हें उन पर कभी कभी बड़ा ही गुस्सा आता। अभी कार दरवाजे पर से हटी ही थी कि एक शरणार्थी ने लाला भक्तराम के विषय में पूछा। द्रौपदी ने जब बताया कि वे चानन शाह के साथ अम्बाला गए हैं, वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। सरमाएदारों के साथ तो तुरंत चल पड़ते हैं। अगर आज मेरे साथ कस्टडियन के पास ना गए तो शाम को मेरा सामान सड़क पर होगा। मैं अभी गया ही था कि एक अन्य आधम का मुझे कर्ज तो मंजूर करवा दिया, पर लेने के लिए जमानत कौन दे। मेरे तबादले के कागजों पर आज दस्तखत हो जाएंगे। मकान शरणार्थियों से भरा पड़ा है, माता पिता बूढ़े हैं, घरवाली पूरे दिनों पर है। जहां तबादला हो रहा है वहां रहने के लिए टेंट का भी प्रबंध नहीं। मैं पेशावर में एडीएम था, यहाँ क्लर्क की मिली है, उस पर से भी हटाने की बातें हो रही हैं।
बहन जी, 160 बंगलों के मालिक को यहाँ किसी कोठी के बरामदे में भी ठिकाना ना मिले तो बताओ कहाँ सिर छुपाएं। द्रौपदी सभी आने वालों के काम सुनती रही और 3 बजे का समय देखती रही। नरम और नाजुक जल की बूंदें लगातार टपक टपक कर पत्थर की सख्त चट्टानों पर भी अपना स्थान बना लेती हैं। द्रौपदी के हृदय में तो एक माँ का दिल है। पति गया, बेटा गया, अब इज्जत भी जाने वाली है। एक प्रौढ़ सी महिला शरणार्थी के मुख से ये शब्द सुनकर द्रौपदी 3 बजे आने के लिए कहने ही लगी थी कि उसने अपनी व्यथा कथा आरंभ कर दी। आंखें जुबान नहीं पर बेजुबान भी नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शरणार्थी महिला की दर्द कहानी उसकी जुबान और द्रौपदी की आंखों से एक साथ ही सुनाई जा रही हो। इस बेसुधी में द्रौपदी अन्य आने वाले लोगों को 3 बजे का समय देना भी एक बारगी तो भूल ही बैठी। एक अन्य स्त्री जिसने अपने बेहद गोरे बदन को तार तार हो चुके मैले कुचैले दुपट्टे से बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ढका हुआ था, द्रौपदी की ओर आती दिखाई दी। शरीर के अगर भाग को ढकने के लिए उसका सिर इतना झुका हुआ था कि वह सामने से आ जा रहे व्यक्ति को भी नहीं देख सकती थी। धरती में नजरें गड़ाए वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वहां उसके पेट के दाएं हिस्से से अपने विचारों में गुम खड़े एक शरणार्थी का सिर अचानक टकराया और वह स्त्री वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ से ही द्रौपदी को उस स्त्री के बारे में पता चला। एक अन्य शरणार्थी महिला की मदद से द्रौपदी ने उस स्त्री को उठाया और बाहर के कमरे में बिछी गंदी सी दरी पर लिटा दिया, जो लोगों की जूतियों चप्पलों के कारण धूल से भरी हुई थी। कमरे में बैठे दूसरे सभी लोगों को द्रौपदी ने 3 बजे आना कहकर उठा दिया था। गिरने वाली स्त्री की बेहोशी को देखकर द्रौपदी के होश गुम हो गए। पसीना पसीना हुई वे अत्यंत घबरा उठी। पहले से बैठी दूसरी शरणार्थी महिला ने उठकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। घबराई हुई द्रौपदी ने दरवाजे की फांक से बाहर झांका ही था कि हॉर्न की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे 3 बज गए। ओह, यह तो गणेशा है, खसमा खाना। पिछले शब्द द्रौपदी के मुख से अनायास ही निकल गए। वह मन ही मन सोच में पड़ गई। तभी उसने गणेशा को इशारे करके बुलाया। उसे कोई काम बताने में द्रौपदी को संकोच तो हो रहा था, परंतु विवशता थी। क्रोल बाग गुरुद्वारा रोड पर लेडी डॉक्टर करतार कौर का नाम पूछ लेना। गणेशा सारी दिल्ली से परिचित हो चुका था। द्रौपदी के मुख से निकले शब्द सुनते ही वह टैक्सी लेकर चल दिया। कुछ ही देर बाद वापस लौटकर दरवाजे के सामने उसने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन द्रौपदी के कान इस समय केवल शरणार्थी महिला की दर्द भरी हाय हाय और ने आए जीव के रोने की आवाज़ सुनने में ही व्यस्त हुए पड़े थे। लेडी डॉक्टर को देखकर द्रौपदी ने चैन की सांस ली। जन्नी की हालत देखने के बाद डॉक्टर ने द्रौपदी की तारीफ की। टैक्सी वाले के चले जाने के बाद मुझे ख्याल आया, नहीं तो टेलीफोन ही करवा देती। आपने एक बार नोट करवाया था। द्रौपदी की बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने कहा, हाँ वो घमंडा सिंह का नंबर है, पर अब तो वह संदेशा नहीं पहुंचाते। पैसे वाले आदमी हैं। हाँ, अगर अपने किसी संबंधी या मिलने जुलने वालों का हो तो तुरंत आदमी भेज देते हैं। खसमा खाने, पैसों का इतना घमंड। द्रौपदी की हमदर्दी देखकर लेडी डॉक्टर ने जन्नी का नाम पता पूछा। इसका नाम पता तो अभी हमने पूछा ही नहीं, थोड़ा ठीक हो ले पहले। हाँ, यह भी अच्छा ही हुआ, कहीं सड़क पर ही बेचारी। अच्छा बहन द्रौपदी, मैंने तो अपना रोना तुम्हारे आगे रोने को आना था। लाला जी कहाँ हैं? क्यों, क्या बात है? वह अम्बाला तक गए हैं, बस अब लौटने ही वाले हैं। बात क्या बताऊं बहन जी, जिस गैरेज में मैं काम करती हूँ आपको तो मालूम ही है, 2000 खर्च करके मैंने पार्टीशन करवाया। दिन में काम करती हूँ, रात में वही कॉस्ट पर सो जाती हूँ। मुझे पता चला है कि मेरे वाला गैरेज बख्शी खुशहाल चंद एडवोकेट ने अपने नाम अलॉट करवा लिया है। द्रौपदी ने आश्चर्य प्रकट किया और उन्हें कोसा। खसमा खाने। हाँ बहन द्रौपदी, मुझे तो मारे चिंता की रात में नींद भी नहीं आती। 3 बज गए, 3:30, 4, फिर 5। लाला भक्त राम के मकान के सामने
शरणार्थियों की भीड़ लगी हुई थी, पर वह अभी तक अम्बाला से नहीं लौटे थे। चानन शाह के घर फ़ोन करके ही मालूम करो। द्रौपदी के कहने पर उसके छोटे बेटे ने टेलीफोन की किताब देखकर कहा। उनके घर में तो टेलीफोन है ही नहीं। नहीं है? लाला जी ने अभी कुछ रोज पहले ही कोशिश करके लगवा कर दिया है। द्रौपदी की बात सुनकर एक शरणार्थी बोला। लाला जी भी दौड़कर पैसे वालों का ही काम करते हैं। खस्मा खाने दोष निकालने आ जाते हैं। पैसे के बिना कोई काम चलता है? अब चानन शाह लाला जी को अपनी कार में बैठाकर अम्बाला ले गए हैं। काम बेशक उनका अपना भी था, पर लाला जी ने शरणार्थियों की खबर लेने भी तो जाना था। कार में आराम से चले गए हैं, आराम से आ जाएंगे। बात करते करते ही द्रौपदी ने अपने बेटे को फिर आवाज़ दी। टेलीफोन पर दफ्तर से पूछकर लाला चानन शाह का नंबर भी मालूम कर लो। कहाँ से बोलते हो जी? लाला चानन शाह की कोठी से। शाह जी अम्बाला गए थे? हाँ, आ गए हैं। उन्हें ज़रा टेलीफोन दो। आप थोड़ी देर बाद टेलीफोन करना। इस वक्त वह बगीचे में बाहर बैठे हैं। कुछ मेहमान आए हुए हैं, पार्टी चल रही है। अच्छा, उनसे पता कर दो लाला भक्तराम जी उनके साथ गए थे, वह कहाँ है? आप कौन बोल रहे हैं? द्रौपदी, लाला जी के घर से। अच्छा, 1-2 मिनट इंतज़ार करो या फिर अपना नंबर बता दो। द्रौपदी ने अपना नंबर बता दिया। वह अभी लेडी डॉक्टर करतार कौर से बात करने ही जा रही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ जी, शाह जी कह रहे हैं कि लाला जी डिप्टी कमिश्नर की कोठी से ही टांगा लेकर शरणार्थी कैंप चले गए थे। कार में पेट्रोल कम था और शाह जी ने अपने 1-2 काम और करने थे। शाह जी ने लाला जी को शरणार्थी कैंप से साथ लेना था, पर दूसरे ज़रूरी कामों में उन्हें देर होगी। जहां घर पर कुछ लोग चाय पर बुलाए हुए थे, अगर कैंप में लाला जी को ढूंढने चले जाते तो देर हो सकती थी, इसलिए वह वापस आ गए। शब्द अभी बोलने के मुख में ही था कि द्रौपदी ने खस्मा खाने कहकर जोर से रिसीवर पटक दिया। बात सबको मालूम हो गई तो सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। रात का सन्नाटा ज्यों ज्यों गहरा होता जाता, द्रौपदी की बेचैनी बढ़ती जाती थी। सड़क से गुजरने वाली किसी भी मोटर की आवाज़ उसे अपने आंगन में सुनाई देती। वे तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलती, लेकिन मोटर आगे बढ़कर लुप्त हो जाती। जच्चा शरणार्थी और बच्चे की सेवा शुश्रूषा में द्रौपदी के जागने का अच्छा बहाना ही था, लेकिन वैसे भी आज उनकी आंखों में नींद नहीं थी। पौह माह की रात, कोई बिस्तर भारी कपड़ा भी नहीं लेकर गए। दवा के बिना तो उन्हें नींद भी नहीं आती। उठते बैठते, जच्चा का कपड़ा लत्ता ठीक करते कराते, मोटर की आवाज़ों के बुलावे में बार बार बाहर झांकते, अंगीठी की आंख को ऊपर नीचे करते द्रौपदी को सवेर हो गई। आखिर कल की तरह मुंह अंधेरे एक मोटर उसके दरवाजे के आगे आ खड़ी हुई। इसका हॉर्न भी बेहद कर्कश था, पर द्रौपदी के कानों को यह सवेर के आशारा की भांति मीठा लगा। गणेशा ने टैक्सी का दरवाज़ा बाहर से खोला। पतले से चिकट कंबल को ओढ़े लाला भक्तराम जी बाहर निकले। द्रौपदी दाएं हाथ की उंगलियों से कंबल की मोटाई नाप रही थी और लाला जी कह रहे थे, शरणार्थी बेचारा रात में सर्दी में मर गया होगा। एक ही तो कंबल था उसके पास, जिसे उसने मुझे रेल में बिठाते समय जबरदस्ती उड़ा दिया। द्रौपदी ने बायां हाथ कमीज की जेब में डाला। सत श्री अकाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गणेशा की दूर भागती टैक्सी को देखते देखते उसके मुख से निकला, एक इस गरीब को देखो और एक वो खस्मा खाने। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।